हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम आपके चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों होता है, ये दोनों हमने बात ऑलरेडी कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी ये वीडियो सबसे पहले वो वीडियो देख के आओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर। ठीक है, तो वो वीडियो देख के आओ एंड देन आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, हमने सबसे पहले देखा था कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है। सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में वेट, और कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है, आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स क्या कंटेन करते हैं, आर्टिकल्स रूल कंटेन करते हैं, जो रूल गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। ठीक है, अब फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई। ठीक है, वाई इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, हमारी सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन आता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को स्पेसिफाई डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई कर देता है कि किसके पास डिसीजन मेकिंग का पावर है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब पावर देता है तो उस पर लिमिट भी लगाता है। ठीक है, लिमिट ऑन पावर। ठीक है, लिमिट ऑन पावर भी लगा देता है। ठीक है, ये सारी हमने देखी। फिर क्या देखा हमने, चौथा हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डिसीजन मेकिंग में ही नहीं, हमारे जो सोसाइटी के जो एस्पिरेशंस होते हैं उनको भी फुलफिल करता है। ठीक है, फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट देखा था, क्या था लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से फंडामेंटल आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। थोड़ा जल्दी सब्सक्राइब करते तुम लोग, तो पैसे होते तो मैं भी वाइट बोर्ड पे पढ़ाता सामने आके। ऐसे लिखने में देखो तिरछा लिखा जा रहा है। ठीक है, और फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है हमारी, इंडियन। ठीक है, इंडियन है हमारी। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं हम देखो, हम कॉन्स्टिट्यूशन वाई हमने देख लिया है, हाउ। ठीक है, हाउ हम देखेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे। ठीक है, हम देखेंगे अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते क्यों है भाई। आज से 75 साल पहले का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, आज तक हम उसको क्यों मानते हैं। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बनाया था उसका क्या नाम था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे कि इसके अंदर कैसे लोग थे। ठीक है, ये सारी बातें हम आज करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है क्यों माने, यानी लेजिटिमेसी। ठीक है, तो ये देखने के लिए हमें 3 चीज़ें देखना होता है। ठीक है, मतलब अगर हमें मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक हम क्यों मानते हैं, हम क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सपोर्ट देते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इसके लिए हमें 3 चीज़ें जाननी होती हैं। हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इसके लिए आपकी बुक में 3 चीज़ें बताई गई हैं कि हमें क्यों मानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला, मोड ऑफ प्रोमulgation, दूसरा सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड तीसरा बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, ये तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
चलो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ मोड ऑफ प्रोमulgation की, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बनाने वाले की वैल्यू, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकर। मतलब जिसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। जैसे अगर मैं मोनार्की में बात करूँ तो मोनार्की में कौन बनाता है रूल, मोनार्की में रूल बनाता है जो किंग होता है। तो किंग की कोई वैल्यू करता है क्या, किंग की कोई वैल्यू नहीं करता। किंग से लोग बस डर के उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई रिस्पेक्ट दिल से नहीं करता। बट जो हमारा जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, उन्होंने अपनी जान तक दे दी थी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, इसलिए उन लोगों का इतना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जैसे महात्मा गांधी हो गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए। अब महात्मा गांधी को आप लोगों में से बहुत लोग गाली भी देते हैं, लेकिन मैं भी गाली देता था, लेकिन जब से रियलिटी बहुत अलग होती है। रियलिटी, अभी आप बच्चे हो, मैं भी बच्चा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। तो जो लोग बनाने वाले थे ना, जो मोड ऑफ प्रोमulgation था, यानी जो इम्पोर्टेंस था, जो मेकर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो पहला रीज़न तो यही हो गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे ऐसे लोगों ने बनाया है जिन्होंने अपने मतलब इस देश के पीछे अपनी जान तक दे दी, मतलब अपनी जान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने उन्होंने हमारे देश को दी थी, ठीक है, समझ में बात। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्पायर्ड है किससे? इंस्पायर्ड बाय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ज़्यादा ऐसा घचर पचर करके लिखना नहीं है, नोट्स आपको बुक नहीं लिखनी है, ठीक है। देखो मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है, हमें क्यों मानना चाहिए, क्यों हमें मानना चाहिए कि क्योंकि जिसने इसको बनाया है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो अगर हमारे लिए कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ प्रोमulgation बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ लीडर्स, ड्यू टू द पॉपुलैरिटी of makers, due to the popularity of makers, constitution became successful, ठीक है। क्या हम बोल सकते हैं कि जो इनके मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, उसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज सक्सेसफुल है? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं। कल मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी ऐसे राजा ने बनाया होता जो सिर्फ अपना सोचता है, तो क्या आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते, हम उसको मानते? नहीं मानते। लेकिन जिन्होंने इसको बनाया उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, इसलिए आज भी हम इसको मानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या रीज़न है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? तो दूसरा रीज़न है सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंसिव प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोविजंस, a provision which tackle society, help to make society, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारी सोसाइटी की और ज़्यादा बेटर करेंगे, मदद करते हैं हमारी सोसाइटी को और ज़्यादा बेटर बनाने में। जैसे आप देखो, हमारा जो इंडिया है उसमें मेजॉरिटी हमारा इंडियन हिंदू लोग हैं, मेजॉरिटी, ठीक है। माइनॉरिटी कौन है? मुस्लिम्स है, ठीक है। अब क्या होगा अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखा होता कि माइनॉरिटी के लिए भी सब कुछ राइट है, तो क्या आज माइनॉरिटी जिंदा रह पाती? हमारी कंट्री में नहीं रह पाती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे ऐसे प्रोविज़न्स रखे जिनकी वजह से हमारे जो सबसे छोटा तबका है हमारी सोसाइटी का, वो भी अच्छे से रह पाए, ठीक है। तो मेजॉरिटी को, चाहे माइनॉरिटी को, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो, ठीक है, ये तो वही हो गया, मतलब उसके पास कितनी भी पावर हो, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो इससे हमें पता चलता है, वेट ये थोड़ा सा यहाँ पे, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन
आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जस्ट का मतलब क्या होता है, एकदम मतलब ऐसा है कि किसी की तरफ टिल्टेड नहीं है, मतलब माइनॉरिटी को ज़्यादा फेवर नहीं करता ना मेजॉरिटी को करता है, सबको साथ लेके चलता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये दोनों आप ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। पहले का मोड ऑफ प्रोमulgation में मैंने इतना लिखवाया है, सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने इतना लिखवाया। ठीक है, अब तीसरा हम देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा एक बार हम देख लेते हैं, द बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब एक सेंट्रल लेवल, सेंट्रल, फिर एक स्टेट, ठीक है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को देखें तो ऐसे डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद ज्यूडिशरी। इन तीनों पे चैप्टर है आपके बुक में, तो आप टेंशन मत लेना, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, जैसे अगर हम इसमें बात करें कि हमारा जो इस गवर्नमेंट है वो कैसे डिवाइड है। सबसे ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो जैसे मोदी की गवर्नमेंट है, आज मोदी जी की गवर्नमेंट है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिसमें जैसे योगी जी की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जो दिल्ली है यहाँ पे रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट है। ठीक है, फिर लोकल गवर्नमेंट भी होती है, लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत हो गया, म्यूनसिपालिटीज हो गया। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा डिज़ाइन बना दिया होता जिसमें हम सारी पावर सेंट्रल के पास हो जाती, ठीक है, या फिर सारी पावर स्टेट की पावर पास हो जाती, तो क्या ये जो डिज़ाइन है हमारा बना हुआ वो जस्ट होता? ठीक है, या फिर वो कई दिनों तक टिक पाता? नहीं टिक पाता। या फिर आप इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, या फिर या तो सबसे ज़्यादा पावर जुडिशरी को दे दो, जुडिशरी कुछ भी कर ले। ठीक है, या अगर हम सबसे ज़्यादा पावर एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं तो ये कोई भी मतलब अपने मतलब जो भी लॉ बना होगा उसको बहुत फोर्सफुली सब पे एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर देगी। या अगर हम सबसे ज़्यादा लेजिस्लेचर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे देता है तो लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत बैलेंस डिज़ाइन बनाया। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी गवर्नमेंट का बैलेंस डिज़ाइन बनाया है, बैलेंस्ड डिज़ाइन, बैलेंस डिज़ाइन हमारे गवर्नमेंट का बनाया गया है। ठीक है, मतलब अगर जुडिशरी कुछ करेगी तो उसके ऊपर चेकमेट करने का काम लेजिस्लेचर करेगा, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ करेगी तो उसके ऊपर चेकमेट लेजिस्लेचर करेगा, अगर लेजिस्लेचर कुछ करेगा तो उसके ऊपर जुडिशरी कर देगी। तो ऐसे चेकमेट बना रहता है, मतलब कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें बनी होती है। ठीक है, अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, नो सिंगल institution can acquire whole power। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये डिवीज़न है ना, डिवीज़न है लेजिस्लेचर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को। लेजिस्लेचर सबसे पहले लेजिस्लेचर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसी को, ये जो डिवीज़न है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर। ठीक है, जिसमें सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर एक और टर्म आता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिजिडिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी, REIGIDITY। ठीक है, रिजिडिटी मतलब हमारे जो बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है ये तो हम मानते हैं, लेकिन साथ में
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो फ्लेक्सिबल है, मतलब जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं उनको वो अडॉप्ट करता रहता है, ठीक है, अडॉप्ट करता रहता है। जैसे हमारी सोसाइटी का आज कुछ नीड और है, कल कुछ और नीड आ गया, और उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वो नहीं है, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न ही नहीं है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, लॉ बना लेगा उसके खिलाफ भी, लॉ बना लेगा उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है प्लस रिजिड भी है। रिजिड का मतलब क्या होता है, अपने जो मूल है, यानी जो अपना जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको नहीं खोता। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, ये कभी नहीं खोएगा, ठीक है। जो इसके देखो फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है एक तरफ, ठीक है, प्लस रिजिड भी है। रिजिड का मतलब होता है वो अपने जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको नहीं बदलेगा, ठीक है, जो कोर वैल्यूज़ हैं वही रहेंगी, बट टाइम के साथ साथ उसके जो और चीज़ें जो होंगी वो उसको ऐड करता रहेगा, ठीक है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है, वाई वी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्लास 11 से, ठीक है। तो ये देख लो, हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल भी है। जैसे इंसान होता है ना, इंसान के पास कोई अगर कोई बहुत गंदी सिचुएशन आ जाए तो वो अपने खुद को उस अकॉर्डिंग ढाल लेता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम वही करता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को पता नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, खुद को उस अकॉर्डिंग बना लेगा, ठीक है। रिजिड भी है, अपने जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको नहीं बदलता है, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड भी हमने क्लियर कर लिया है, मतलब हमने अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया अपना, ठीक है, खत्म। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने था, ये हम देखते हैं पहले, वेट पेन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, मतलब जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, ठीक है। पहली बार इसकी मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग होती है पहली बार, ठीक है। और 14 अगस्त 1947 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो पहली बार इकट्ठा होती है डिवाइडेड इंडिया के लिए, ठीक है। सबसे देखो यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो हमारा जो इंडिया था वो डिवाइडेड इंडिया नहीं था, अनडिवाइडेड था, ठीक है। इसकी जो पहले सिटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली सिटिंग होती है, और अभी भी हमारा इंडिया डिवाइडेड नहीं था, अनडिवाइडेड था, ठीक है। और जब इंडिया डिवाइड हो जाता है तो पहली बार मीटिंग कब होती है, 14 अगस्त को मीटिंग होती है, मतलब 14 अगस्त को ही हमारा डिवीज़न हुआ था, और 14 अगस्त को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इकट्ठा होती है डिवाइडेड इंडिया के लिए, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे वो इनडायरेक्ट मेथड से चुने गए थे। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जैसे डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम खुद, यानी लोग खुद डायरेक्टली वोट देकर किसी को चुनते हैं, तो वो डायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है हमने वोट नहीं दिया है, लेकिन हमारे किसी और ने चूज़ किया, उनको हमारे बेसिस पे किसी और ने चूज़ किया है। जैसे आज का मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, तो हम क्या करते हैं, हम अपने एरिया से कोई एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, हम किसी को वोट नहीं देते, मतलब हम गवर्नमेंट में कौन पीएम बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हम उसको वोट नहीं देते, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने एरिया से किसी को चूज़ करते हैं, एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चूज़ करते हैं, फिर वो जाके चूज़ करते हैं अपने मतलब वो जाके चूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गई, मतलब हमने डायरेक्ट अपने पीएम को चूज़ नहीं किया है, हमने किसी के थ्रू चूज़ किया है उनको, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे चूज़ किए गए थे, ठीक है। और अरे देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर असेंबली। जैसे अगर मैं बात करूँ, वेट, क्या होता है आज का जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, हम क्या करते हैं, हम किसी को वोट देते हैं, ठीक है, जैसे हमने एमपी चुना, ठीक है, एमपी क्या करेगा, एमपी वोट देगा किसी प्रेसिडेंट कैंडिडेट को
तो वो प्रेसिडेंट बनेगा। मतलब ऐसे ही सेम उसी टाइम पे भी था। उस टाइम पे जो इसका प्रोविंस लेजिस्लेचर असेंबली का मतलब होता है, वहाँ पे जो स्टेट असेंबली थी, स्टेट असेंबली के लोगों ने, यानी स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने चूज़ किया था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट बनी थी, स्टेट गवर्नमेंट, ये किस गवर्नमेंट मतलब किस एक्ट के थ्रू बनी थी? ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके बुक में इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी है ये किसके मतलब किसी ने सजेस्ट किया होगा तब तो बनी है। सजेस्ट किसने किया था? सजेस्ट किया था एक ब्रिटिश कैबिनेट थी, ठीक है, ब्रिटिश जो कैबिनेट थी, ठीक है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, उसने सजेस्ट किया था। ये 3 मेंबर्स की कैबिनेट थी, 3 मेंबर्स की। उन्होंने बताया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनानी है, ठीक है। अब देखो कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही ब्रिटिशर्स ने बनाया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल तर्क सही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी, ब्रिटिशर्स के गाइडलाइन के ही अकॉर्डिंग बनी थी, ठीक है। बट ये भी सही है कि उसका कोई ज़्यादा प्रभाव, मतलब उसका कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ा, इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर कैबिनेट मिशन में, मतलब ये जो कैबिनेट मिशन था, इसमें क्या बोला गया था? ईच प्रोविंस एंड स्टेट, यानी ईच प्रोविंस का मतलब क्या होता है? प्रोविंस जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में हो, ठीक है, जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में हो, ठीक है। ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट, मतलब आपको पता है उस टाइम पे इंडिया जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। एक प्रोविंस था जो ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, एक प्रिंसली स्टेट थे जो राजा रजवाड़ी यूज करते थे, ठीक है। ईच प्रोविंस ऑफ वेट ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट or a group of state were all allotted seat proportional to their representative population roughly in the ratio of 1:1 lakh, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, सॉरी 10 लाख था ये, ठीक है। मतलब जितने भी प्रोविंस हैं या जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको सीट किस बेसिस पे दी जाएगी? उनको सीट किस बेसिस पे दी जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। मतलब अगर किसी स्टेट का पॉपुलेशन 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो वहाँ से कितने लोग निकलेंगे? एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख है तो वहाँ से 2 लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, ऐसा रिजल्ट इसके बेसिस पे क्या हुआ? जो प्रिंसली जो प्रोविंस थे, यानी जो डायरेक्ट कंट्रोल में थे ब्रिटिश रूल्स के, वहाँ से 292 मेंबर इलेक्ट होके आए थे, ठीक है। एंड जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, वहाँ से 93 लोग इलेक्ट होके आए थे। मतलब टोटल कितने लोग हो गए? टोटल लोग हो गए 389 लोग, ठीक है, 389 लोग मेंबर हो गए टोटल। वेट, टोटल 389 मेंबर्स, ठीक है। अब देखो जो सीट था प्रोविंस में वो 3 कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड था, ठीक है। 3 कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी? मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल में कौन कौन आते हैं? जनरल में आते हैं जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, ठीक है, सिख हो गए, मैं सॉरी सिख बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन हो गए या हिंदू हो गए, इन सबको जनरल में कंसिडर किया गया, ठीक है, इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है, उनके पॉपुलेशन में। जैसे अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ 1 मिनट पहले, ठीक है, अगर मैं क्लियर करूँ तो जैसे मैंने बताया कि जैसे देखो ये एक एरिया है, मतलब एक प्रोविंस है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख नहीं 1 करोड़ है, ठीक है, सॉरी 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, ठीक है। अब क्या देखा, हमने देखा कि हमने बोला है कि 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव निकल के आएगा। मतलब 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? मतलब कितने 10 लाख होंगे? 10 होंगे, ठीक है। तो 10 लोग इस एरिया से, इस प्रोविंस से निकल के जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब ये 10 लोग कौन होंगे? ये सीट ऑन द बेसिस 3 मेन कम्युनिटीज़ में डिवाइड थी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ठीक है। जैसे 10 में से 1 करोड़ में से 50 लाख वहाँ पे हिंदू थे, ठीक है, 50 लाख हिंदू थे, तो 5 लोग जाएंगे हिंदू, 3 लोग, अगर 30 लाख मुस्लिम थे तो 3 लोग मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, और 2 लोग अगर सिख थे तो 2 लोग सिख लोग जाएंगे, ठीक है। 2 लाख लोग 20 लाख थे तो, ठीक है। तो इस बेसिस पे उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है।
Member of each community is in the provincial legislature assembly elected their own representative by the method of proportional representation. ठीक है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये आप आने वाले चैप्टर में, जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. और जो सिलेक्शन मेथड था प्रिंसली स्टेट का, ये वो अपने डिसाइड करते थे कि कैसे किसको भेजना है. ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रोविंस का याद रखना है कि प्रोविंस से कैसे इलेक्शन हुए थे, कितने पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव बनता था, किन कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड था. ठीक है. चलो, ये कुछ बहुत अच्छी अच्छी झलक है. ये देखो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं. ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये बैठे हुए हैं. ठीक है. एंड ये कुछ लोग हैं जो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. ये यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट हैं. और ये कौन है? बी आर अम्बेडकर हैं. ये किसके हैं? ड्राफ्ट कमेटी के. वेट, ड्राफ्ट कमेटी के कमेटी के प्रेसिडेंट हैं ये. ठीक है. वेट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं. चलो, अब आ गए हम इम्पोर्टेंट पे. ठीक है. हमारा कॉम्पोजिशन. ठीक है, कॉम्पोजिशन कहता था. ठीक है. जो पार्टीशन हुआ था हमारा, पार्टीशन. ठीक है, जो हमारा पार्टीशन हुआ था, ये किस बेसिस पे हुआ था? प्लान ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लान ऑफ, वेट, प्लान ऑफ 3 जून, या फिर इसको हम बोलते हैं माउंट बैटन प्लान. माउंट बैटन प्लान. ठीक है. माउंट बैटन प्लान हम क्यों बोलते हैं कि यही वो इंसान था जिसने बनाई थी, पार्टीशन का प्लान किया था. ठीक है. अब क्या हुआ, जो हमारा मतलब अगर मैं बात करूँ कॉम्पोजिशन की, तो जो हमारा मतलब इसमें बात करूँ, क्या बात करूँ इसमें, मैं आपकी बुक में मैं देख लेता हूँ 1 मिनट क्या दिया हुआ इसमें. देखो, पहले कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे. ठीक है. उसके बाद पार्टीशन के बाद कितने रह गए? 299. क्योंकि जो और लोग थे, 93 जो लोग थे, सॉरी बोल रहा हूँ, और जो लोग थे वो पाकिस्तान का जो एरिया था वहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो लोग हट गए. तो हमारे जो इंडिया के लोग थे वो 299 लोग थे. ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके रिप्रेजेंट ऑल रिलीजन. ठीक है. हर रिलीजन के लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करो. ठीक है. दूसरा पॉइंट आप नोट करो, इसमें 28 मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट. ठीक है. तीसरा, अगर मैं पॉलिटिकल डोमिनेशन की बात करूं, पॉलिटिकल डोमिनेशन ये किसकी थी? कांग्रेस की थी. ठीक है. अब कांग्रेस इटसेल्फ डाइवर्स ग्रुप. ठीक है. आज की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है जिसको हम बात करते हैं. वो कांग्रेस असल में कांग्रेस थी. उस टाइम पे कांग्रेस मतलब इंडिया का बच्चा कांग्रेस जुटा था. तो जो कांग्रेस थी वो डोमिनेट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. ठीक है. बट अब देखो, एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही, तो आप बोलोगे कि सर एक ही पार्टी तो डोमिनेट कर रही है, बट जो कांग्रेस है ना, कंटेन डिफरेंट आइडियोलॉजीज. मतलब डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग कांग्रेस में भी थे. तो ऐसा नहीं था कि जैसे कांग्रेस आज की जो गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी है आज, तो अगर मोदी जी कुछ बोल देंगे तो बीजेपी के जितने लोग हैं सब वही बोलेंगे. ऐसा नहीं था उस टाइम पे. कांग्रेस गवर्नमेंट में सबकी अलग अलग राय होती थी, फिर भी सब लोग एक साथ हमारी कंट्री के लिए काम करते थे. ठीक है. तो सबकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी. तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत डाइवर्स थी. दैट्स why we called
कंस्टिट्यूट सी ए हम बोलेंगे इसको शॉर्ट में, सी एस डाइवर्स ग्रुप। ठीक है। और अगर मैं बात करूं और तो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कुछ, हाँ इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही है। ठीक है, तो इतना ही आप यस में लिखो, अभी इसमें तो और कोई वो नहीं है, हाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मुझे और कुछ बताना था इसमें, मुझे कुछ कहानी सुनानी थी बट मैं भूल रहा हूँ वो कहानी। चलो आने वाली जो लेक्चर होंगे उसमें सुना दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वेट ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ पे थैंक यू लिखना भूल गया मैं। हाँ चलो, आई होप आप सबको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।